दानियल अजीज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सर, दुनिया की बदलती हुई सियासत में जहां पर अब मुख्तलिफ फोरम्स जो हैं वो मजबूत होते चले जा रहे हैं, मुख्तलिफ ब्लॉग्स बन रहे हैं, ये अमेरिका के लिए और अमेरिका की जो एक सुपरमेसी का तस्वुर था उसके लिए कितना खतरनाक है ये हमला? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। सबसे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल में ये जो हमला इजराइल ने किया है कतर पे, ये इनकी शिकस्त की निशानी है। ये पहले अपने आप को आयरन डोम के नाम से कहते थे कि हम अनटचेबल हैं। पहले तो इनका वो बबल बर्स्ट किया ईरान ने, जब उन्होंने उनके ऊपर मिसाइल हमले किए। सारी दुनिया ने देखा कि किस कदर वो उस हमले की जद में आए और उनके शहर जो है बाकायदा निशाना बनाए गए और उनकी बिल्डिंग्स, इमारतें, उनके चौराहे जैसे वो दूसरों के साथ करते हैं, पहली दफा लोगों ने देखा कि उनके साथ होता हुआ नजर आया। और उसके बाद जिस तरह से ईरान को एक सरसरी सी बॉम्बिंग कैंपेन से इजराइल को चुप करा दिया गया कि वो थिएटर हमने नहीं खोलना है, दूसरे लफ्जों में ये नजर आया था। और उस चीज को जब वो शिकस्त कर गए तो फिर दोबारा से ये फलस्तीन की तरफ आ गए। अब दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक जो है वो पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज करना शुरू कर रहे हैं। उसमें फ्रांस शामिल है, यूके शामिल है, स्पेन शामिल है। उन्होंने तो एम्बार्गो भी लगा दिया और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू को एक क्रिमिनल भी डिक्लेयर कर दिया, वॉर क्रिमिनल। तो इसमें जो रफ्ता रफ्ता जो चीजें हो रही हैं जगह जगह पूरी दुनिया में, बड़े शहरों में, वो जो कल तक समझा ही नहीं जा सकता था कि वेस्टर्न वर्ल्ड के जो एक रुझान चल रहा है उसके खिलाफ बोल भी सकते हैं, वहाँ लाखों के मजमे जमा हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक फलस्तीन के हवाले से इजराइल ने बजाय ये अब्राहम अकॉर्ड्स में जो इनकी कोशिश थी कि मुख्तलिफ अपने खित्ते में मुसलमान ममालिकों के साथ अपने ताल्लुकात दुरुस्त करें, इन्होंने बजाय वो दुरुस्त करने उन्होंने पूरी दुनिया के साथ बिगाड़ लिए। और इस तरह के जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि दुनिया में तमाम जो रूल्स ऑफ वॉर हैं उनके खिलाफ है। अब कतर जो है एक किसी तरह से उन्होंने इनको एग्रेवेट नहीं किया, इनको प्रॉम्प्ट नहीं किया, बल्कि इनके कहने पे ये मुख्तलिफ जो पीस नेगोशिएशंस वहां पर हो रहे थे। तो अनप्रोवोक्ड जब आप अटैक करें एक किसी न्यूट्रल मुल्क को जिसका कोई दूर दूर से ताल्लुक नहीं है, तो ये तमाम इंटरनेशनल कवानीन के खिलाफ है। तो इजराइल जो है अपने आप को शिकस्त खाते खाते, अब बाहर तो हम जब फलस्तीन को देखते हैं तो नजर आता है कि शायद वो बहुत बड़ी जो है ना फतह की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनके अपने मुल्क के अंदर और दुनिया में जो भी उनकी कुछ दर्दी रखने वाले भी थे अब उनको गालियां देते हैं और वो दुनिया के जो है ना आप समझ लें पराया बन गए। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल फरमाया कि हिम्मत करें, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। क्या मतलब लिया जाए इसका? ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी राय हो सकती है या पाकिस्तान में आप समझते हैं कि ये सेंटिमेंट मौजूद है कि अगर अरब ममालिक बदला लेना चाहें तो पाकिस्तान उनके साथ होगा, चाहे अमेरिका किसी तरफ भी खड़ा हो? ये आपने बड़ी पुरानी बात छेड़ ली है। असल में पाकिस्तान की दफाई कुव्वत जो है वो बहुत अरसे से मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक में उनका साथ दे रही है और वहाँ पर हिस्सेदार है। सबसे पहले जहाज जो सऊदी अरेबिया में उड़े वो पाकिस्तान एयरफोर्स के थे और उसके बाद मुताद दफा जो है पाकिस्तान की जो है फौज ने ना सिर्फ यहाँ पर वो ट्रेन होते हैं पर वहाँ पर बाकायदा दस्ते भी मौजूद रहे। और आपको याद होगा जो तमाम इस्लामिक कंट्रीज के हिस्सेदार एक फौज तैयार की गई थी, सिक्योरिटी फोर्स, उसके रहील शरीफ साहब को पहला सरबराह बनाया गया था। और इस सिलसिले में ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान अरसा दराज से, चाहे वो बहरीन हो, चाहे कतर, यूएई के मुख्तलिफ ममालिक या फिर सऊदी अरेबिया खास तौर पे उनकी मुख्तलिफ किस्म की दफाई मुआवनत और दफाई मदद करते रहे हैं और ट्रेनिंग भी करते रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि उस पस मंजर में ये कोई ऐसा अजूबा नहीं है। लेकिन अगर जैसे ये गए हैं वहां पर और वजीर दफा भी साथ हैं और वजीर आजम भी साथ हैं, तो इसमें जाहिर बात है ये इस मकसद से गए हैं या इस मकसद से बुलाया गया। और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से जो है आपको अगर याद हो तो वो तब से ये मुख्तलिफ किस्म की एस्केलेशन हुई है पाकिस्तान की सपोर्ट में, दफाई सपोर्ट में। तो इसमें नेवी के भी दस्ते इन्वॉल्व रहे हैं, एयरफोर्स के भी और रेगुलर आर्मी के भी। तो मैं समझता हूँ कि ये खुश आइन बात है कि पाकिस्तान, चाहे हमारा इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है आजकल, लेकिन फिर भी जो अरब ममालिक जिनकी इकोनॉमीज बहुत बेहतर है माशाल्लाह, ग्लोबल लेवल की हैं, और वो अभी तक पाकिस्तान को एक सहारा समझते हैं
और पाकिस्तान की छतरी के नीचे अपने अपने आप को पाकिस्तान सर पाकिस्तान जो है इस जज्बे के साथ खड़ा भी हुआ है कि वो अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ अगर कुछ कर सकता है तो जरूर करे। सर एक ब्रेक, मुझे मामले को समझा जा रहा है कि अगर ऑपरेशन वहां पर हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो खत्म हो जाएगी और आगे उसको वोट नहीं मिलेगा, तो पॉलिटिकल स्टेक्स बहुत हाई हैं। कितना आप समझते हैं कि इसमें वजन है इस बात के अंदर कि पॉलिटिकल स्टेक्स की वजह से हमें बातचीत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए? विफाक कुछ और सोच रहा है और सूबा कुछ और सोच रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपने देखा है कि जब ज़रबे अज़ब चला था तो उस वक्त पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन, बल्कि दुनिया जो है उनको रिकग्नाइज करना पड़ा। इसमें 46 कंट्रीज थी अफगानिस्तान में जो नेटो की फोर्सेस कहलाती थी, जो जंग लड़ रही थी, और उन सारों ने पाकिस्तान की तरफ एक हकारत की तरह देखा कि जो हम नहीं कर सके अफगानिस्तान में जदीद तरीन असला, तमाम तर वसाइल और हर चीज के साथ, वो पाकिस्तान ने अपने साइड ऑफ द बॉर्डर के ऊपर एक बिल्कुल अनोखे तर्ज का अमन जो है वो कायम करने में कामयाब हो गया। तो उस वक्त इस बात का जिक्र भी बहुत होता था। तो उसके बाद और उसके दौरान भी मेरे ख्याल में जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, इनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि इसके बरक्स उनको तो इस चीज का फायदा मिला कि जी आपने अमन क्रिएट करने में कलीदी किरदार अदा किया। तो जब ये एपीएस का वाकया हुआ था, अगर आपको याद हो, तो उस वक्त ये जो जब उसके बाद से ये जो सारा वहां पर क्लीन अप ऑपरेशन चला कि ये जी बनेर तक पहुंच गए, अब ये इस्लामाबाद से 60 किलोमीटर तक पहुंच गए और पूरी दुनिया जो है थरथराने शुरू हो गई थी कि पता नहीं पाकिस्तान के साथ कोई नए रास्ता ना निकल आए। तो उसके बाद मैं समझता हूँ बड़े अच्छे तरीके से और एक ग्लोबल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इस ऑपरेशन को चलाया गया। हाँ, उसमें हिचकियां जरूर थी, लेकिन ये है कि एंड ऑफ द डे चीजें जो है वो व्हाट काउंट्स इज के क्या सक्सेस हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई, सारी दुनिया ने देखा। तो अब अगर दोबारा से एएनपी की सियासत फारिग हो गई ना सर, तो तहरीक इंसाफ को भी अभी खतरा है। नहीं, एएनपी तो कभी थी नहीं वहां पर तो एक ये JUI की और ये जी उस जमाने में, आपके जमाने में वो किताब के नाम पर निशान पर इंतखाब हुआ था और एक इत्तेहाद था, MMA थी और उसके बाद ANP थी। तो ना MMA बची ना ANP बची। नहीं, तो तहरीक इंसाफ तो वहां मौजूद थी ना जी उस वक्त, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो उनके दौरान में ये सारा ज़रबे अज़ब चला है, तो इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो अगर आप अपनी डेट्स देखें तो उसमें ओवरलैप है। तो उसमें बजाय कि इनको खत्म करने की इनकी तीसरी हुकूमत चल रही है। तो आप ये टाइम फ्रेम जरा देखें ना, तो इसमें मेरे ख्याल में वो जो एक्चुअली जो हुआ है वो ये है कि खान साहब को एक अपना पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए और ये क्या लोग हैं। और ये बड़े फख्र से उस वक्त कहते थे कि देखे अमेरिका चला गया, हम तो कहते थे हमारी पॉलिसी कामयाब होगी। दर हकीकत ऐसे नहीं था, और ना ये अमेरिका के अफगानिस्तान में आने से बहुत सर क्या इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ इस मौके को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही कि उन पर सख्तियां कम हो, उनको कुछ रिलीफ मिले, वो इसलिए से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के ज़हन में अभी तक भी कुछ इनकलाबी ख्यालात हैं, और वो शायद ये समझते हैं कि इन लोगों को जितनी ये पनाह देंगे तो जब टाइम आएगा तो शायद उनकी ये कोई बाजू बन जाएंगे या इनकी कोई ऐसी फोर्स बन जाएंगे। जैसे कि हमने देखा जब इस्लामाबाद के ऊपर इन्होंने मार्च किया तो उस वक्त बकायदा लोग जो हैं असले के साथ लबरेज थे, और जो उसका रिजल्ट हुआ वो सब ने देखा। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की कोई ख्यालात होंगे, और इसके चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने कई दफा इस तरफ इशारा भी किया है कि आइंदा जो है फिर हम अपना असला भी लेके आएंगे और हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। तो उसमें मेरे ख्याल में ये जो एक बहुत ही सिनिस्टर और बहुत ही डार्क साइड जो है वो एग्जिबिट हो रहा है। जबकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद है, इनकी रिट जो है शाम को बहुत सारे इजला में होती नहीं है, शाम उनकी होती है, दिन को। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही, बल्कि वजीर दाखिला ने यहाँ तक बताया था कि भत्ता भी दिया जाता है वहां पर, कुछ लोग भत्ता देते हैं और कुछ लोग तो ये कहते हैं वजीर आला साहब खुद भत्ता देते रहे हैं अपने इलाके में, डेरा गाजी खान में। मेरे ख्याल में एक आखिरी जुमला, मेरे ख्याल में गड्डापुर साहब एडवेंचरिज्म कर रहे हैं और अपना लॉयलर देन द किंग होने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्चुअली पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है।
क्योंकि अगर आपकी पॉलिटिकल साइड जो है आपकी फोर्सेस को सपोर्ट ना करे और एक यूनानिमिटी के तहत ये ना चले, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस तरह से ये इसको पुल बैक कर रहे हैं जब इनको पता है कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं। जी जी, मैं डेरा गाजी खान कह गया था, डेरा इस्माइल खान में ये खबर थी कि वो भत्ता भी दिया करते हैं। सरवर सालिक साहब, जब ठीक दानियल साहब, ऐसी सूरत हाल में ये फरमाएं कि पॉलिटिकल रास्ता क्या निकल सकता है, हो क्या सकता है? सारा सिनेरियो आपके सामने है। ये जो मुख्तलिफ स्टेप्स बता रहे हैं, ये डेविड कलूला साहब की एक बड़ी मशहूर काउंटर इंसर्जेंसी वॉरफेयर की किताब है। ये उसमें जो है बड़े वाज़ेह ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बड़ी खुशी हुई है मुझे सुन के ये बात जो उन्होंने बताई है, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों का स्टूडेंट रहा हूँ। तो उसमें मैं जो समझता हूँ वो ये है कि जो आपकी किनेटिक्स है, जिसको जनरल साहब शायद वायलेंस के नाम से कह रहे हैं, लेकिन जो यूज ऑफ फोर्स है, वो बेसिकली एक स्पेस क्रिएट करती है जहाँ पर आपकी पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है वो इफेक्टिव हो सकती है। उसके लिए एक टाइम बाय करती है, उसके लिए एक माहौल बनाती है। तो किनेटिक्स बजाते खुद जो है एक्चुअली पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का कभी भी सोल्यूशन नहीं होता। तो इसमें प्रॉब्लम मेरे ख्याल में ये हो रही है, जो शायद हम कह नहीं पा रहे हैं, जो मैं दोबारा कोशिश करता हूँ कि जब तक से पॉलिटिकल साइड इसमें हैंड इन ग्लव नहीं होगी जो किनेटिक्स का साइड है, तो फिर वो जो स्पेस आप क्रिएट करते हैं वायलेंस के जरिए या किनेटिक्स के जरिए या टाइम बाय करते हैं, तो उसके अंदर जो डायलॉग होना होता है, अगर हमारी पॉलिटिकल साइड तैयार ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली वो एक मतलब कल को आप उस स्ट्रेटजी को दोबारा से आपको मजीद किनेटिक्स के ऊपर किनेटिक्स चलानी पड़ेगी। तो वो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये कैसे होगा। हमारी मैं अर्ज करता हूँ, हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तो बेचारी, उनको बैसाखी क्या मिली है, वो तो बिल्कुल लेट ही गई है बैसाखी के ऊपर। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है इनके ऊपर। ये मेरे ख्याल में ये हाइब्रिड नहीं है, इसको ब्रिड ही निजाम कहे तो बेहतर है, क्योंकि हमारी जो मरकजी हुकूमत है उन्हें तो बिल्कुल अपने छोड़ दिया हर चीज करना। ना बलूचिस्तान में उनका कुछ नजर आता है, वो रहमो करम पे छोड़ दिया है, ना ही खैबर पख्तूनख्वा में उनका कोई जरा भर भी असर या कोई कोशिश या कोई तजवीज या किसी किस्म की हरकत जो है इसमें कोई हिस्सा तो डाले, और बिल्कुल ही वो जो है ना लेट गए। तो ये मेरे ख्याल में जो हमारी इंतजामिया ये किस्म की तनतनहा खड़ी है, और ऊपर से जो वहाँ मुकामी हुकूमत है प्रोविंशियल, वो मुखालफत कर रही है। और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, चूंकि वो ब्यूरोक्रेसी ने उनके ऊपर पहले अपने हाथ साफ कर लिए थे, वो विलेज काउंसिल्स और वो तहसील काउंसिल्स तक महदूद करके उनका जनाजा तो पहले निकल गया था 3 साल पहले। अब उनका आखिरी साल है, दिसंबर में लोकल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में खत्म हो जाएंगी, बलूचिस्तान में तो खैर है ही नहीं। तो ये जो हम लोकल फ्रस्ट्रेशंस हैं, उनमें बजाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट मदद करने के आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के उनके लिए उलझा रहे हैं सारा मामला। क्योंकि ये जो डिस्ग्रंटेड लोग हैं, हर विलेज में 5-6 लोग और हर तहसील। सर इसका हल क्या होगा ना, मैं अब देखिए नागुज़ीर है एक चीज, और वो एक टाइम पीरियड में भी होना है। मैं आपको इसका हल बताता हूँ। इसका हल ये है कि जब आप लोकल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और वो समझते हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना में उनका भी हिस्सा है या उनकी जिम्मेदारी का भी कोई हिस्सा है, जैसे कि विलेज काउंसिल्स हैं या तहसील काउंसिल्स हैं, तो जब आप वो कॉर्नर टर्न कर लेते हैं पब्लिकली और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है एक्चुअली एड एंड अबेट कर रही होती हैं लोकल पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट को और इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स को, तो फिर आपका एक यूनाइटेड फ्रंट बनता है लोकल लेवल पे, जो कि गली गली गांव-गांव वो जो कहते हैं फिश हैज टू स्विम इन दैट वाटर, ये रेबल्स के बारे में कहते हैं, इंसर्जेंसी के बारे में कहते हैं कि उनके लिए खाना पानी मेडिकल फैसिलिटीज, उनके लिए रेस्ट रिक्रिएशन वगैरह, ये और बात है। अफगानिस्तान उनके लिए एक सेफ हेवन बना हुआ है, लेकिन लोकली भी उनको इंफॉर्मेशन और मुख्तलिफ नेटवर्क की जरूरत होती है जिनके जरिए से फिर वो ऑपरेट करते हैं। तो अगर वो सारी चीज उनको डिनाई हो जाए, उनको स्पेस डिनाई हो जाए, तो फिर वो लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, वो सिसक के फिर उनको जगह छोड़नी पड़ती है या वो मर जाते हैं। तो उस बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए, उस ट्रस्ट को बहाल और पुख्ता बनाने के लिए फोर्सेस का और लोकल पॉलिटिकल फोर्सेस का, लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप का एक पेज पे इकट्ठे होना बहुत जरूरी है।